नमस्कार बच्चों, आज आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी का पेपर। ठीक है, ये प्री बोर्ड में दिया जा रहा है हर जगह। ठीक है, 801 BAA कोड है आपका, कक्षा 10 का पेपर है। हम आपको इसमें 20 MCQs, गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, संस्कृत का हिंदी अनुवाद, गद्य का, पद्य का, फिर जय सुभाष, जो भी आपके खंड काव्य होंगे, उसके बाद में पत्र, निबंध, जो भी है वो सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और भी आपके पेपर देखने हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। सारे पेपर आपके एक प्लेलिस्ट में हमने बना के डाल दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आपका पेपर। पहला क्वेश्चन है, पुनर्वा किस विधा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन इसमें देख लीजिए चारों। नंबर 1 है, ए वाला है कहानी, बी वाला है उपन्यास, सी वाला है जीवनी और फिर है आत्मकथा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है बेटा वो आपका है उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। आषाढ़ जो है बेटा वो आपका एक सुप्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, जो लिखा था मोहन राकेश ने। किसने लिखा था? ऑप्शन डी, मोहन राकेश द्वारा लिखित है। शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? शुक्ल युग को हम आपको बता चुके हैं, छायावाद युग से जाना जाता है। किससे बताया जाता है? छायावाद युग से। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारे के सारे युग आपको समझाए थे। अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी है हमारी जैन क्लासेस 009। ठीक है, इस पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे पेपर और सोल्यूशन के साथ में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? ठीक है, हंस पत्रिका का संपादन जो है बेटा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर है, विश्रामपुर का संत के लेखक हैं। तो विश्रामपुर का संत लेखक जो हैं इनके, वो हैं श्रीलाल शुक्ल। कौन है बेटा? श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठाकुर किस धारा के कवि हैं? जो ठाकुर किस धारा के कवि हैं? ये बेटा हैं आपके रीति मुक्त। किसके हैं बेटा? रीति मुक्त के। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बहुविकल्पी, तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या है। ठीक है बेटा, तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या बेटा कितनी है? देखिए सप्तक है तो आप ऑप्शन नंबर डी यानी 7 लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है? ठीक है, रामचंद्रिका। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है, रीतिकाल। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना बेटा कौन सी है? आप देखिए, निहार नीरजा जो है ये तो हो गई घर की महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो इसमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन जो है सी वाला, पल्लव, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कमल का सिपाही के रचनाकार हैं। कमल का सिपाही जो है आपका लिखा है अमृत राय ने। ओके, फिर है, शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव है, ये हमने आपको फिर से बता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बता दिया था। ये है निर्वेद। ठीक है, निर्वेद का है, कनक कनक ते 100 गुनी में अलंकार है। ठीक है बेटा, इसमें अलंकार बताना है आपको। इसमें देखिए, कनक कनक एक जैसे शब्द हैं पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? रूपक। ठीक है, एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। दोहा छंद का उल्टा होता है। दोहा छंद का उल्टा, ये तो फिर हम देखो वही बता चुके हैं आपको वीडियो में पहले। ठीक है, जो डाली थी मैंने, इसमें है सोरठा। किसका उल्टा है? सोरठा का। अब पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो आपको बता दें हम, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका परी। ठीक है, नंबर 15, धुआं का तत्सम है। धुआं का तत्सम बेटा देखिए, धुआं जो है, आपने सिगरेट विगरेट जो पीते हैं उसमें आपने देखा होगा एक ऐड चलती है, कहते हैं धूम्रपान करना सख्त मना है, तो धूम्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, धूम्र। फिर है 16वां क्वेश्चन आपका है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? देखिए बेटा, ये गिनती है, पंच गिनती है, तो पंच का मतलब गिनती हो गई, तो ये किस में हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा द्विगु में। किस में हो जाएगा बेटा? द्विगु में। फिर है, बढ़ई, बढ़ाई में प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें देखिए लास्ट में क्या प्रत्यय होता है? लास्ट का देखा जाता है आई, यानी बड़ा आ और बड़ी ई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए, पर्यायवाची नहीं है मतलब किसी का अर्थ नहीं निकलता, तो ये आपका हो जाएगा दिनकर। किसका हो जाएगा? दिनकर। ठीक है, अगला है, तासमाम शब्द में वचन की विभक्ति है। अब ये तासमाम है तो इसमें है आपका षष्ठी बहुवचन। कैसा है? ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है आपका, ये तो आंख बंद करके आप अवयव लगा सकते हैं।
ओके, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बेटा? अवयव। ओके, अब आपको बताते हैं वर्णनात्मक। ये खंड व आपके 20 नंबर एमसीक्यूज के हो गए हैं पक्के, बिल्कुल 20 के 20। खंड व है, वर्णनात्मक प्रश्न है। देखिए बेटा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 6 अंक में है। कितने अंक में है? 6 अंक में। आपको इसमें या तो फिर आप ये वाला करें या तो फिर आप इसमें ये वाला करें, ठीक है। तो आपको इसमें हम आपको पहला वाला बता रहे हैं, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, सहारा रहता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें जो है आपको बेटा 3 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 अंक का है। 3 है तो 6 अंक हो जाएंगे आपके। तीनों पढ़ के बता देते हैं, फिर एकदम से डायरेक्ट कराएंगे आपको कॉपी और पेन से, ठीक है। तो आपका ए वाला जो है वो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखेंगे। दूसरे में कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जितने पे रेखा खींचिए उतना का बताना है। बच्चे पूरा बताते हैं और टीचर भी उनको नहीं समझाते सही से, ठीक है। हमको सिर्फ उतना ही बताना है जिसपे सिर्फ रेखा खींची गई है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरी बताया गया, यानी बुरा बताया गया है, वो भी हम आपको बहुत छोटा और अच्छा बताएंगे, जिसमें आपको पूरे नंबर मिल जाए। तो चलिए देखिए बेटा, पहले समझ लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो अगर आप वहाँ पे भूल भी गए तो आप लिख के चले आएंगे, ठीक है। पहले आप लिखेंगे कैसे अपनी कॉपी पे इसको, वर्णनात्मक प्रश्न डालेंगे, फिर प्रश्न डालेंगे, एक संकेत डालेंगे, हम लोग कच्ची डैश 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 रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 2 अंक में, संदर्भ लिखने को कहा गया, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर आप उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर आप 2 नंबर आपके इसमें पक्के हो गए, ठीक है। व्याख्या आपको करने के लिए कहा गया, व्याख्या डालेंगे, या फिर आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, या फिर सिर्फ व्याख्या, ओके। तो इसमें लिखेंगे आप, लेखक का आशय है कि मनुष्य का स्वभाव कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है, जिसे आसानी से किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, ठीक है। तो ये इतना ही लिखेंगे, पर्याप्त है। 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ओके। तीसरा क्वेश्चन था, हमें किस लोगों की संगत से रहना चाहिए दूर, या बुरी संगत कैसी होती है, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे, हमारे लिए उन लोगों की संगत करना बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, उन लोगों की भी जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, मक्खन लगाने वाले लोगों को भी हमें उनसे भी दूर रहना है, ठीक है। एक किन से दूर रहने बताया गया कवि ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है, उन लोगों से जो अपने आगे किसी की सुनते नहीं, और दूसरी जो हमारी गलत बात पे भी हाँ 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 करते रहते हैं, उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा आपका, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें भी आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। हम आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पढ़ के बताते हैं ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आए, ठीक है। पढ़ते हैं बेटा, उदो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की शाही, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित सात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजबासी, सूरदास धनी धनी ब्रजबासी, जिन सोहित तुनाथ। ये आपको दिया गया है पद्यांश, मैंने आपको पढ़ के बता दिया, इन शॉर्ट गा के भी सुना दिया। अब आपको इसमें कैसे आप लिखें कि आपको पूरे 6 अंक प्राप्त हो जाएं, आइए हम आपको बताते हैं। उतना ही पूछिए जितना पूछा गया है अपने। देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 2 है, संकेत डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे उदोमोही डैश 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 हित जदुनाथ, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे, पहले में पूछ रहा था आपसे शीर्षक और कवि के नाम दीजिए। तो शीर्षक बेटा क्या आपको पता है, सूरदास के पद हैं, कवि कौन है, सूरदास हैं। आपके 2 नंबर इतना लिखने पे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करने को है, जितना रेखांकित अंश दिया है उतनी ही व्याख्या मैंने आपको करके बताई है। क्या है देखिए, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो हित जदुनाथ, इतनी लाइन की व्याख्या करनी है। इसका डायरेक्ट हम लिखेंगे, का अर्थ है कि सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजभाषी धन्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनसे प्रेम करते हैं, ठीक है। अगला नंबर 3 आपको पढ़ के बताते हैं, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती। विस्मृत का मतलब होता है याद, आपको बता दें, विस्मृत का मतलब याद। तो श्री कृष्ण जी को कौन कौन सी बातें याद नहीं होती हैं, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बेटा, श्री कृष्ण को ब्रज की निम्नलिखित बातें विस्मृत याद नहीं होती, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण को वृंदावन गोकुल वन उपवन घनी कुंजों की छाया, माता यशोदा और नंद बाबा का प्रेम, माखन रोटी और दही खिलाना तथा गोपियों और ग्वाल बालों
के साथ खेलना या हंसना कूदना याद नहीं, यहाँ पे मिस हुआ है, नहीं आता है। ठीक है, अब आप कह रहे होगे सर उन्हें क्यों नहीं याद आता, तो क्यों नहीं याद आता का मतलब है कि श्री कृष्ण जी इनको याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो याद करते हैं तो उनको अंदर से उनका दिल फट जाता है। ठीक है, मतलब कि बहुत उदास हो जाते हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं परंतु वहाँ जा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कई जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए वो उसको याद ही नहीं करना चाहते हैं। ये कथन आपका, इसलिए वो याद नहीं करते हैं। और श्री कृष्ण जी ये किससे कह रहे हैं बेटा, उद्धव से कह रहे हैं। ठीक है, अगला आपको बताते हैं क्वेश्चन। आपको 5 नंबर कैसे मिलेंगे। क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित संस्कृत खंड गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। संदर्भ लिखने के 2 नंबर और अनुवाद लिखने के 3 नंबर, यानी टोटल हो गए 5 नंबर। ये आस्कमा संस्कृति मतलब कि भारतीय संस्कृत का है। अब आप इसका कैसे करेंगे हल, आइए हम आपको बताते हैं। ये रहा, मैंने पहले लिख लिया बेटा। संदर्भ डालेंगे ब्लैक पेन से, फिर उसमें लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदर्शिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। उद्धृत भी लिखना चाहे लिख दें, वरना आप लिखते हैं संकलित या फिर लिया गया है। ओके, फिर आप डालेंगे हिंदी अनुवाद। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है, यह मानव जीवन को संस्कारित यानी शुद्ध करने के लिए समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्रदान करती है। या कोई दुराग्रह यानी हठ धर्मिता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी उचित तर्क संगत और कल्याणकारी होता है उसे यहाँ सहर्ष स्वीकार किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के स्वास्थ्य मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा यानी सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। आपको पूरे के पूरे इसमें देखिए, आपको 2 नंबर और इसमें आपको 5 नंबर, यानी होगा 3, टोटल हो गए 5 नंबर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन जो है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का उदाहरण सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपके फिर देखिए, संदर्भ लिखने के 2 नंबर और अनुवाद लिखने के 3 नंबर, टोटल कितने हो जाएंगे 5। तो ये आपको पहला वाला मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का ये संस्कृत पद्यांश का उत्तर है। ठीक है, आपको पता है कि संस्कृत में आप पाठ का तो नाम डालेंगे पर लेखक का नाम नहीं। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए यह श्लोक महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत आने वाले यक्ष युधिष्ठिर संवाद से लिया गया है। उसका अनुवाद क्या होगा, हिंदी अनुवाद हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। घमंड छोड़कर व्यक्ति प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको 2 नंबर हो गए और यहाँ पर 3, टोटल कितने हो गए, 2 + 3 कितने हो गए बेटा 5। तो आपके हिंदी के संस्कृत खंड से हमने आपके 10 अंक पूरे करा दिए। अब आगे हम कराएंगे। देखिए बेटा, अगला है क्वेश्चन 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सिर्फ एक का देना, एक है 3 अंक का। ठीक है, हम जिस जिले में रहते हैं वहाँ पे जय सुभाष चल रहा है, तो हम आपको जय सुभाष का बताएंगे। ओके, देखिए बेटा, खंड काव्य जो होता है हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो हमारे ज़िले में हमने आपको बताया कि जय सुभाष है, तो हम जय सुभाष बता रहे हैं आपको। जय सुभाष में देखिए 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर जय सुभाष चंद्र के सर्गों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। हम आपको ऐसा सर्ग बता देंगे, मतलब संघर्षों का संक्षिप्त। क्वेश्चन है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र के संघर्षों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। उल्लेख बता देंगे संक्षिप्त में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जय सुभाष खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये भी हम आपको बता देते हैं। दोनों करने पर आपको मिलेंगे 3 अंक। ठीक है, देखिए बेटा, जय सुभाष आप कैसे ढूंढेंगे, आपको ये स्क्रीन दिख रही है। देखिए, इसमें आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो सबसे पहले आप कहाँ पहुँचेंगे, प्लेलिस्ट पर। कहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट पर नंबर 1। फिर सबसे पहले आपको एक प्लेलिस्ट में एक लिस्ट खुलेगी, प्री बोर्ड 2025-2026 फुल वीडियो सोल्यूशन। यहाँ पे 25 हम अभी कर देंगे। ठीक है, उसके अंदर आप जब जाएंगे तो आपको जो है एक वीडियो का मिलेगा,
वो वीडियो ये है बेटा। ओके, जय सुभाष का चरित्र चित्रण। अब देखिए आपको खाली क्या चेंज करना होगा, चरित्र चित्रण की जगह पे आप लिखेंगे जय सुभाष के जीवन में संघर्षों का वर्णन। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका बाकी सब इसी वीडियो में हम बता देंगे किस तरह से आपको लिखना है। ओके, अब आप खंड काव्य जैसे ही कंप्लीट करेंगे वैसे आपका स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। तो हम आपको बताने वाले हैं तीसरे वाले का, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। तो ये पूरा आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय आप ऐसे ही डालेंगे अपनी कॉपी पे, एग्जाम कॉपी पे। फिर उसमें पहले डालेंगे नाम, लिखेंगे श्री रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी, जन्म स्थान मुंगेर, जिला सिमरिया ग्राम, पिता का नाम श्री रवि सिंह, माता का नाम श्रीमती मनरूप, मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। अब जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माताजी का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में प्राप्त की और बाद में राजनीतिक व साहित्य दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रहे। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। ऐसे आप लिखेंगे बेटा तो आपको मिलेंगे पूरे इधर 3 नंबर, और उसके बाद में एक रचना पूछी है, आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। रचना हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे नंबर 1 कुरुक्षेत्र, नंबर 2 उर्वशी, और नंबर 3 परशुराम की प्रतीक्षा। इधर आपके 2 हो गए, तो 3 + 2 आपके हो गए टोटल 5 अंक। ठीक है, अब आप करेंगे खा वाला। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए या नाम बताइए। ठीक है, नंबर 1 गोस्वामी तुलसीदास, नंबर 2 राम नरेश त्रिपाठी, नंबर 3 श्याम नारायण पांडे। तो हम आपको नंबर 1 बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के। प्रश्नोत्तर संख्या आप देख ही चुके हैं, 6 का खा है। नाम सूरदास। देखिए बेटा, आप हमारे पहले चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, आपको दूसरी प्लेलिस्ट दिख रही, पहली ये वाली दिख रही है, दूसरी ये वाली दिख रही है, इस पर आप टैप करेंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। इसमें हमने आपको बताया तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, ये आप इसको ओपन करके देख लें, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग कुछ अपने आप से भी कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। ये 7 क्वेश्चन नंबर है, 2 अंक में पूछा गया है। आप लोग इसका खुद स्वयं प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये हम आपको नहीं बता रहे हैं, आप खुद करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ये अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पेपर का, अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित सफाई या साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए बेटा, ये जो पार्ट है ये इसे कहते हैं प्रेषक। क्या कहते हैं, प्रेषक, यानी जो लिख रहा है। तो लिखने वाले का नाम है सुमित राठौर, उसका हाउस नंबर है 61, मोहल्ला गिगयानी, शाहबाद, हरदोई। दिनांक जिस दिन वो लिख रहा है 16 जनवरी 2026। फिर आप जो है लिखेंगे सेवा में नगर पालिका अधिकारी महोदय, शाहबाद, हरदोई। विषय क्या आप डालेंगे, मोहल्ले में समुचित साफ सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब इसमें आगे क्या रहेगा देखिए बेटा, महोदय सबने निवेदन है
कि हमारे मोहल्ले में पिछले कई दिनों से साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। नालियां जाम हैं तथा जगह जगह कूड़ा जाम रहने की दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि शीघ्र ही साफ सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था कराकर मोहल्ले की नियमित साफ सफाई इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। यहाँ पे लिखिए साफ सफाई कराने का कष्ट करें, साफ सफाई कराने का कष्ट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, भवदीय सुमित राठौर। यहाँ पर आपका ये लेटर समाप्त होता हुआ प्रार्थना पत्र। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, ये 9 है, ठीक है। 9 वाला आप क्वेश्चन स्वयं करेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। एक एक नंबर के हैं, ये आप स्वयं करें, ये खंड आप खुद करें बेटा। अब हम आपको 7 नंबर वाला खंड करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। पहला है जल संचरण, दूसरा है मेरी प्रिय पुस्तक, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, चौथा है स्वच्छ भारत अभियान। तो हम आपको ये चौथा वाला बता रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं उसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये 2025 में पूछा गया है और काफ़ी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में भी ये आ सकता है आपका। प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे 10। टाइटल है आपका स्वच्छ भारत अभियान, निबंध इसके ऊपर लिखना है। रूपरेखा रहेगी आपकी नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 में हम लिखेंगे मुख्य उद्देश्य, नंबर 3 है लाभ, नंबर 4 उपसंहार या फिर निष्कर्ष। प्रस्तावना में बेटा क्या लिखेंगे आप? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। इसका उद्देश्य देश को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाना है। मुख्य उद्देश्य में हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे नंबर 1 खुले में शौच की समाप्ति, गांव में शौचालय का निर्माण, नंबर 2 कचरा प्रबंधन व्यवस्था, कूड़े का वैज्ञानिक निपटान, तीसरा स्वच्छता जागरूकता, लोगों को सफाई का महत्व बताना। लाभ क्या होगा इससे बेटा? नंबर 1 स्वास्थ्य में सुधार, बीमारियों में कमी हो जाएगी। नंबर 3 पर्यावरण संरक्षण होगा, प्रदूषण नियंत्रण हो जाएगा उससे। नंबर 3 सामाजिक आर्थिक लाभ, पर्यटन विकास हो जाएगा। निष्कर्ष या फिर उपसंहार, स्वच्छ भारत अभियान देश की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस मुहिम में सहयोग दें और अपने देश के स्वच्छ बनाएं। एक नारा लिखेंगे आप, स्वच्छ भारत का नारा सच्चाई में बदलना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। ये आप लिखेंगे, आपको पूरे एग्जामिनर 7 नंबर देगा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस पेपर को लाइक करें और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी जैन क्लासेस 009, ठीक है। इस पे फॉलो कर लें ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन या फिर अधिक जानकारी मिलती रहे यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई।